नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं नीरज वाजपेयी और इस हफ्ते आपके एक लार्ज कैप फंड से परिचय कराएंगे। और वो फंड इसलिए बहुत हमें समझ में आया कि बातचीत करनी चाहिए क्योंकि इस वक्त बाजार को लेकर के तरह तरह के व्यूज़ हैं और उसमें सबसे सेफ व्यू लगता है कि आपको टॉप कंपनीज़ के साथ जुड़ना चाहिए और वो बास्केट लेने का एक तरीका होता है कि आप लार्ज कैप फंड के साथ जुड़ें। तो आज हम जिस फंड के बारे में बात करेंगे वो टाटा लार्ज कैप फंड है, टाटा म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ फंड मैनेजर है अमित साठे, जो काफ़ी लंबे समय से टाटा ग्रुप से जुड़े हुए हैं और इस फंड को, तमाम और फंड्स को देख चुके हैं और इस फंड इंडस्ट्री को बहुत ही करीब से समझते हैं। तो आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों किसी को सिर्फ लार्ज कैप में फोकस करना चाहिए अगर उसका टारगेट 5-10 साल का है, और सेफ्टी क्यों बहुत ज़्यादा इस दौर में मैटर कर रही है जहाँ पे इतनी अनसर्टेनिटी पूरे मार्केट में देखने को मिल रही है। अमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। हमने ये तय किया कि हम लोग एक लार्ज कैप फंड पे बातचीत करें, अपने दर्शकों को उससे रूबरू कराएं। तो हम आपके फंड की डिटेलिंग में जाते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैक्रो पिक्चर समझ लेते हैं। पूरी दुनिया में बड़ा उठापटक मची हुई है, कुछ समझ में नहीं आता, रोज सुबह उठ के लोग पता नहीं क्या क्या खबरें देखते रहते हैं। तो आप लोग सुबह उठ के सबसे पहले क्या पता करते हैं कि एसजीएक्स निफ्टी देखते हैं या डाउ फ्यूचर्स देखते हैं, क्या देखते हैं आप लोग? थैंक्स लॉट फॉर हैविंग मी। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, हम तो एक्चुअली कुछ नहीं देखते सुबह उठ के। हम तो न्यूज़पेपर पहले पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो देखो, ये मतलब एसजीएक्स निफ्टी एंड ऑल, मतलब काफी नॉइज रहता है मार्केट में, तो हम लोग थोड़ा अवॉइड भी करते हैं सब चीजों पे। बट मैं आपको एक गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट कि हम लोग अभी कहाँ पे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी और इन टर्म्स ऑफ आउटलुक, बिकॉज मार्केट इज ऑब्वियसली अ फंक्शन ऑफ अर्निंग्स एंड इकोनॉमी। तो इफ यू लुक एट, अगर आप मार्च अप्रैल की बात करें, जब देयर वाज अ शार्प इंक्रीज इन कमोडिटी प्राइसेस, काफी कंसर्न था मार्केट में कि वेदर इट विल लीड टू अ ग्रोथ स्लो डाउन इन डोमेस्टिक मार्केट। बट लास्ट जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा हम लोग मॉनिटर करते हैं इंटरनली, so we track almost 25-30 kind of indicators like GST collection or say a PMI index or new project announcement by say CMI. All of those data points, or bank credit growth, all of those data points are indicating कि we have weathered the storm at least for time being. तो इकोनॉमी इज लुकिंग स्टेबल, ऐसा कोई बड़ा शॉक ऐसा दिख नहीं रहा है इकोनॉमी में एट दिस पॉइंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एवरीथिंग इज लुकिंग फेयरली गुड। ऑब्वियसली देयर आर सम पॉकेट जहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस है मार्केट में और इन द इकोनॉमी, बट आई थिंक विथ ओपनिंग अप, जो कोविड रिलेटेड कंसर्न्स अभी होपफुली आर नाउ बिहाइंड अस, आई थिंक विद दैट इकोनॉमी शुड डू रीजनेबली ओके। If monsoon also now sort of turns out to be as per expectation, I think we are looking at a reasonably decent second half for FY23. And थोड़ा अगर आप बैकग्राउंड देखोगे इकोनॉमी का, इकोनॉमी हैज बीन सॉर्ट ऑफ क्रूइज्ड फॉर लास्ट 5-6 years। अगर आप देखो डिमॉन के बाद और देन some of the events like Island FS or the One Housing or COVID, which was like a very big event, unknown in last 100 years. After those shocks, I think economy is now sort of has recovered. People have sort of learned how to live with COVID. तो अगर इकोनॉमी अगर रीजनेबली ठीक ठाक करेगा, 7% जो कंसेंसस एस्टिमेट है फॉर FY23, इफ दैट sort of fructifies, so we are looking okay. So I don't think there are too many concerns. Obviously globally uncertainties are काफी ज्यादा है, which I take your point. US rates are going up. We don't know where is the peak of that. Commodity prices अभी भी relatively elevated है, तो वहाँ पे भी थोड़ा correction होना जरूरी है. So those uncertainties are there, but वो uncertainties है, that is why market यहाँ पे है. Probably this is how I will put it. अच्छा अमी, ये बताइए कि जैसे भारतीय कॉन्टेक्स्ट में हम लोग समझने की कोशिश करें कि रेट बढ़ रहे हैं, अब ब्याज दरें बढ़ रही हैं, चैलेंज है इन्फ्लेशन का। अब हालांकि भारत में अभी भी इतना डिमांड साइड की प्रॉब्लम नहीं जितना सप्लाई साइड की वजह से हुई, लेकिन अब हम दुनिया से जुड़े हुए हैं तो हम भी ब्याज दर बढ़ा रहे हैं। क्या ये बढ़ती हुई ब्याज दरें मार्केट पसंद नहीं करता है कि आप बहुत हाई कॉस्ट पे फंड हमें प्रोवाइड करें? ये एक दिक्कत हो सकती है जाते हुए यहाँ से? देखो, जो अभी रेट जो बढ़ रहा है, आई विल से इट इज मोर ऑफ अ नॉर्मलाइजेशन। जो प्री कोविड जो रेट्स थे, आई थिंक आरबीआई इज ट्राइंग कि वो पहले प्री कोविड रेट्स तक लेके आए। तो जब तक नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ डैमेज होना चाहिए डिमांड पे। एंड सेकंडली, इंटरेस्ट रेट इज प्रोबेबली थर्ड और फोर्थ फैक्टर। जब आप कोई डिसीजन लेते हो, आपको घर खरीदना है, आपको कोई नया प्रोजेक्ट लगाना है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट इज अ इम्पोर्टेंट वन, बट इट इज प्रोबेबली नॉट द फर्स्ट वन दैट यू टेक इनटू अकाउंट।
तो जब तक आपको विजिबिलिटी है फ्यूचर कैश फ्लोज पे, आपके अगर इंडिविजुअल है तो उसके खुद के इनकम पे, अगर कॉर्पोरेट है तो उसके न्यू बिजनेस पे, जब तक वो क्लैरिटी है, तब तक वो विजिबिलिटी है, तब तक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज इज नॉट दैट नेगेटिव। आई थिंक दैट इम्पैक्ट कैन बी एब्सॉर्ब। ऑब्वियसली अगर यहाँ से और ज्यादा रेट्स बढ़े, हायर देन व्हाट एवरीवन इज फैक्टरिंग इन, then we'll have to see how demand sort of shape gets impacted. But at this juncture, another 50 to 75 basis point hike should be, it's more of a normalization in our view. So that should be, we should be able to absorb the impact of that. अबे चूंकि यूएस में तो बहुत ज़्यादा ब्याज दर बढ़ाने की बातें चल रही कि ईयर एंड तक 3.5% वो करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि 2% तक का टारगेट हासिल करना है इनको अगर इन्फ्लेशन का, तो ऐसे काम चलेगा नहीं, ज़्यादा उनको तोड़ना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि उनको देख के या उनके बिहेवियर से या उनके, या आप कह सकते हैं कि उस मैकेनिज्म के तहत हमको भी बढ़ाना पड़ेगा बार बार। तो इस बढ़ते हुए ब्याज दर के सिनेरियो में आपको लगता है कि ये आधा 1% पे रुक जाएगी या गाड़ी अभी तक चलती रहेगी यहाँ पे? सर ये फंक्शन है आपके इन्फ्लेशन का, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन का। आई थिंक दैट विल बी अ वेरी की फैक्टर कि आगे नेक्स्ट 2 पॉलिसी के बाद आरबीआई क्या करता है, बिकॉज एक कंसेंसस है इकोनॉमिक्स में कि प्रोबेबली फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स वी विल सी मॉडरेशन इन इन्फ्लेशन। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से एट दिस पॉइंट कि हाउ मच रेट्स विल गो यहाँ से। बट अगर इन्फ्लेशन स्टार्ट्स टू कम ऑफ, अगर कमोडिटी प्राइसेस में भी सी सम रिलीफ, जैसे अभी लास्ट वीक ही वी सॉ pretty decent relief in commodity prices, तो probably इतने रेट्स बढ़ाने की जरूरत ना पड़े, that is our sense. Obviously US में रेट्स बढ़ेंगे तो India also will have to do some catch up, but till the time it is in a orderly manner, so problem क्या होता है, इकोनॉमी को जब कोई ऐसा सडनली रेट इंक्रीज हो जाती है तो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आता है। बट अगर आरबीआई गवर्नर सामने से आके बोल रहे हैं कि रेट्स विल गो अप, सो ही इज ऑल्सो मेंटली प्रिपेयरिंग एवरीवन कि भाई रेट्स ऊपर जाने वाले हैं। And if it is happening in a installment, I think again I am saying कि जब तक demand is not getting impacted, we should be okay. And और एक point जो मुझे लगता है काफी important है कि गवर्नमेंट का जो इंफ्रा पे फोकस है, स्पेंडिंग पे, इज ह्यूज। एंड अभी आप देखोगे कि सेंट्रल इलेक्शन को probably only 550-600 days are left, so you will clearly see a massive step up happening on spending. So I think that should keep economy in a reasonably decent shape. That is our expectation. ना फेयर एनफ। प्रॉब्लम सर एक ये, अच्छा ये आप लोग तो हर महीने 12-13 हज़ार करोड़ की बाइंग चली रही है एफआईआई की सामने म्यूचुअल फंड्स की, तो उसकी वजह से लोगों का भरोसा भी बना हुआ है और डोमेस्टिक दम भी दिखता है कि हमारा मार्केट धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है, एसआईपी में कोई दिक्कत नहीं आ रही अभी भी। लेकिन एफआईआई की सेलिंग रुकी नहीं रही है, स्लो हो जाती थोड़ा थोड़ा कभी कभी, लेकिन वो कंटिन्यूस है। इसी साल आप देखिए तो क्लोज टू 3 लाख करोड़ दे हैव टेकन आउट। ये क्यों नहीं रुक रही है, या रुकने की इनकी संभावना है कि जब तक यूएस में ब्याज दर बढ़ती रही तब तक यही कार्यक्रम चलता रहेगा? आई थिंक आवर सेंस इज कि थोड़ा थोड़ा आप देखोगे कि स्लोली दैट जो 2000-3000 का नंबर आ रहा था डेली का, यू विल सी स्लोली वो थोड़ा ड्रॉप ऑफ होगा। बट आई थिंक इम्पोर्टेंट ये है कि यूएस मार्केट्स पहले स्टेबलाइज हो जाए, बिकॉज वहां पे रेट्स ऊपर जा रहे तो काफी सारा आउटफ्लो वहां से मूविंग इनटू बॉन्ड पोर्टफोलियो एंड ऑल दोस थिंग्स आर आल्सो हैपनिंग। और आपको मैं और एक चीज बता देता हूँ ना कि काफी सारे एफआईआईस का मैंडेट होता है मैक्रो लिंक्ड। मैक्रो लिंक मतलब क्या, अगर क्रूड ऑयल $100 क्रॉस करता है तो सेल दिस कंट्रीज। तो ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो लोग बेच रहे हैं कि वो कंपनी खराब है कि कुछ इसमें प्रॉब्लम है, तो मैक्रो लिंक्ड है तो उनका वो मैंडेट है तो उनको बेचना पड़ता है। तो काफी सारा वो सेलिंग उसके वजह से भी हो जाता है। Probably another 3-4 months, but this might continue, so it is very difficult to take a call कि ये कब रुकेगा। Correct. But our sense is कि intensity काफी हद तक कम होनी चाहिए यहाँ से। अगर आप FI ओनरशिप देखोगे, होल्डिंग देखोगे, तो it is almost 3-year or 4-year kind of a low in terms of the market holding. But luckily, God's grace, I think domestic investors have been probably, I will say, matured a lot. Yeah, absolutely matured a lot. And we are seeing that. In fact, today itself morning, I think data आया था for the month of June. And that data also is quite encouraging for inflows in terms of equity inflows for the domestic market. नहीं, ये तो बहुत बड़ा सहारा है हम लोगों के लिए, और ये बात भी सही है कि डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से बहुत सपोर्टिव रहा है। देखना पड़ेगा कब रुकते हैं, कैसे रुकते हैं और कैसे चीज़ें पैन आउट होती हैं। अब थोड़ा आपके फंड की तरफ बातचीत करते हैं। मैं आपको पढ़ रहा था जब, तो
करीब 53-54 स्टॉक आपने ले रखे हैं अपने इस फंड में, और जिसमें टॉप 10 में क्लोज टू 50% कंसंट्रेशन है। इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन क्यों? नहीं, आई थिंक अगर आप टॉप 10 के स्टॉक्स देखोगे जो दैट वी आर होल्डिंग, आई थिंक दे आर ऑल स्ट्रॉन्ग कंपनीज एंड वैल्यूएशन आल्सो देयर इज अ वेरी बिट ऑफ अ कंफर्ट आउट देयर। सो आई थिंक देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन एज सच कि हम लोग इतना कॉन्सेंट्रेट पोर्टफोलियो क्यों चला रहे हैं। आई थिंक देयर इज अ कंफर्ट ऑन द मैनेजमेंट, ऑन द कंपनी एंड ऑन द वैल्यूएशन। दैट इज व्हाई वी आर ओके होल्डिंग दैट काइंड ऑफ अ नंबर। और 3 सेक्टर है जिसपे आपका 57% कंसंट्रेशन। अब मुझे इन सेक्टर्स के बारे में बताइए, कौन से 3 सेक्टर है, उसमें क्या आपको सबसे अच्छा लग रहा है? तो 3 सेक्टर्स आपको जो दिख रहे होंगे वो बीएफएसआई, कंज्यूमर एंड पहले आईटी, ये 3 सेक्टर्स होंगे। क्लियरली बीएफएसआई में आवर इंटरनल व्यू इज दैट वैल्यूएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर लॉट्स ऑफ टेलविंड्स। सो अगर आप देखोगे होल्डिंग में काफी सारे बैंक्स है हमारे पास, एंड क्लियरली टेलविंड्स काफी स्ट्रांग है फॉर बीएफएसआई, स्पेशली लेंडर्स, बिकॉज इन राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट लेंडर्स विल बेनिफिट सिंस ऑलमोस्ट 1/3 of the book is linked to the external benchmark. So as RBI has increased the rates, you will see NIMs also probably improving going ahead. Secondly, NPL का जो problem था banking sector का for last probably almost 10 years, I think that now we are sort of over that. अगर आप सिस्टम में देखोगे कोई ऐसा बड़ा कॉर्पोरेट जो स्ट्रेस्ड ऐसा कोई है नहीं, एंड वॉट एवर द सॉर्ट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी डेटा दैट वी ट्रैक इन लेंडिंग साइड ऑल्सो, लाइक चेक बाउंस or the SMA1, SMA2 numbers for corporates, that all are indicating quite a healthy outlook for asset quality. And thirdly, valuation wise, most of these lenders are extremely attractive. Obviously इसमें क्या हुआ, काफी सारा FII भी बेच के गया, मतलब इन द सेंस FII, these are all sectors FII dominated sectors. तो जब FII बेच के गया तो ऑब्वियसली वैल्यूएशंस काफी हद तक करेक्ट हो गए। लेकिन इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ, आई थिंक ये बीएफएसआई एक जो पैक है जो हम लोग को लग रहा है काफी स्टेबल अर्निंग्स, स्टेबल टू इंप्रूविंग अर्निंग्स देगा फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years. So that sector is and in fact we have been adding weights also in that sector over last 6 months. So जहाँ पे भी जब भी करेक्शन हुआ हम लोग we have been adding weights to the banking sector, BFSI sector. Second sector I think is a IT sector. Again we are holding only large cap in the IT sector, and there of late whatever the correction has happened, I think things are looking far better in terms of valuation comfort. Business wise तो at least CY22 और FY23 is looking okay. Obviously वहाँ पे concerns है कि FY24 में how things will pan out, because काफी सारा is linked to the US and US GDP growth. So there is a jury still out, but that is why probably I will say कि valuation ये level पे है। तो वहां पे लास्ट 1.5 months में हम लोगों ने थोड़ा एक्सपोजर ऐड किया है, बिकॉज वैल्यूएशन काफी कंफर्टेबल हो रहा था। डिविडेंड यील्ड वाइज आल्सो सम ऑफ द स्टॉक्स वर लुकिंग फार बेटर। एंड थर्ड सेक्टर है कंज्यूमर। आई थिंक वहां पे स्टेडी स्टेट है, प्रोबब्ली सम बिट ऑफ करेक्शन जो भी हुआ था हम लोगों ने थोड़ा ऐड किया था, बट आई थिंक दैट इज 10-12% ऑफ द फंड। इंपॉर्टेंट चीज मैं ये आपको हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये जो 3 सेक्टर्स है, अगर कल हम लोग 20-25 साल के बाद भी बात करेंगे ना, तो ये 3 सेक्टर्स बहुत रिलेवेंट रहेंगे। हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही जाती है जनरल परसेप्शन के तौर पे, कि चूंकि आपने कहा कि ये 3 सेक्टर अगले 20-30-40 साल तक रहेंगे, बिल्कुल सही बात आपने कही। फिर उसमें ये कहा जाता है कि जो सपोज आपने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल की टॉप सबसे बड़ी कंपनी के साथ आप रहे हैं, तो आप इस बिलीफ के साथ चल रहे हैं कि पूरा बाजार चलना चाहिए फिर, क्योंकि वो स्टॉक तो तभी चलेगा या वो सेक्टर तब उतना बढ़िया आउट परफॉर्म करेगा टॉप वाले। तो उसमें जो सेकंड रैंक वाले हैं वो आप लोग बेट नहीं करते, जहाँ पे ज़्यादा हो सकता है कि पॉकेट में ग्रोथ हो। तो आप क्या उस फिलॉसफी को लेकर चलते हैं कि नहीं पूरा मार्केट चलेगा, पूरा देश की इकोनॉमी चलेगी तभी वो आउट परफॉर्म करेगा? देखो आपने बराबर बोला, बैंकिंग तो इकोनॉमी से लिंक्ड है, तो अगर इकोनॉमी ठीक करिए तो बैंक भी ठीक करेंगे, एंड अगर स्टार्टिंग पॉइंट इज रिलेटिवली कंफर्टेबल तो यहाँ से रिटर्न्स होपफुली डिसअपॉइंट ना करें। जो आपने बात की कि सेकंड टियर बैंक्स आप जो बात कर रहे हैं, प्रोबब्ली लार्ज कैप फंड है तो हम लोग का रिस्ट्रिक्शन होता है, वी कैन नॉट बाय मिड कैप और स्मॉल कैप नेम्स, बट वी हैव वन सेक्टर फंड, बैंकिंग सेक्टर फंड, जहाँ पे हम लोगों ने इनफैक्ट काफी सारे मिड कैप स्मॉल कैप बैंक्स वी हैव एडेड। तो हम लोग का व्यू ये है कि इकोनॉमी पिकअप होगी तो वो सबके लिए होगी, ऐसा तो होगा नहीं कि इकोनॉमी सिर्फ 3-4 लेंडर्स के लिए होगी। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे तो अमीश ये जानने की कोशिश करेंगे कि
कौन कौन से सेक्टर्स में क्या क्या उनको पसंद आ रहा है या किस सेक्टर से वो बिल्कुल दूर ही रहना चाहते हैं, ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में, और अब बातचीत करेंगे अमेय से कि जो सेक्टर उन्होंने पसंद किए हैं और या जो उनको लगता है कि नहीं पसंद है, उसके अंदर वो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करती है जिसकी वजह से वो दूर रहना चाहते हैं। अमेय, कौन सा सेक्टर आपको सबसे खराब लगता है? मतलब जिसपे आप क्योंकि मैं भी हाईलाइट भी करूंगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ किस सेक्टर को आप बिल्कुल टच नहीं कर रहे हैं, दूर है उससे? नहीं, देखो हम लोग का ऐसा तो फिलोसॉफी है नहीं कि हम लोग किसी को टच नहीं करेंगे। हम लोग नॉर्मली ये लेते हैं कि अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हैव सम एक्सपोजर, रिमेन अंडरवेट प्रोबेबली। हाँ, वो कौन सा है जो समझ में नहीं आ रहा आजकल? तो अभी फंड में जैसे ऑटो सेक्टर वी आर स्टिल अंडरवेट, वहां पे थोड़ा समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक हाथ पे ऑब्वियसली वॉल्यूम्स एंड आर ऑल 3-4 इयर्स लो, तो यहाँ से द वॉल्यूम्स शुड इम्प्रूव, बट ऑन द अदर हैंड आपका कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ऊपर जा रहा है। देन देयर इज अ डिसरप्शन रिस्क आल्सो इन दैट व्हिच इज रियल आई थिंक। सो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि क्या क्या ऐड करे और कैसे कौन से स्टॉक के थ्रू उसको प्ले करें। सो वहां पे हम लोग वी हैव नॉट एडेड एनी बिग एक्सपोजर। सो व्हाट आवर थॉट प्रोसेस इज दैट प्रोबब्ली अगर ऑटो में समझ में नहीं आ रहा है तो आप जनरल इंश्योरेंस के थ्रू खेलो इन द सेंस जनरल इंश्योरेंस का एक्सपोजर लो, बिकॉज कल ऑटो के सेल्स अगर इंप्रूव होते हैं तो जनरल इंश्योरेंस में भी जो डोमिनेंट प्लेयर्स है वो भी उससे बेनिफिट होंगे, because उनके numbers also have been taken a hit in last 2-3 years because of weak auto sales. Similarly, normally auto जब अच्छा करता है तब इकोनॉमी अच्छी करती है, तो आपको probably banks और lenders के थ्रू भी वो exposure मिल जाता है। तो ये थॉट प्रोसेस है। देयर इज नो क्लियर कट सॉर्ट ऑफ, जैसे बैंक्स और बीएफएसआई में जैसे हम लोग को कंफर्ट है कि ओके वैल्यूएशन सस्ते हैं एंड वी कैन सी अर्निंग्स, हेल्दी अर्निंग्स ग्रोथ, but auto may somehow we are not sure in the sense that it is still divided I think। so चूंकि बैंकिंग ना बिग डैडी सेक्टर है, उसके थ्रू तो हर एक सेक्टर को आप प्ले कर सकते हैं, दैट्स परफेक्ट, तो उसको हम लोग इधर साइड में रखते हैं। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि ऑटो को कैसे प्ले किया जाए, तो आप जनरल इंश्योरेंस के थ्रू प्ले कर सकते हैं, कुछ लोग मेटल के थ्रू भी कर सकते हैं, कुछ लोग ऑयल के थ्रू प्ले करना चाहेंगे, अलग अलग तरीके किसी किसी हो सकते हैं, वो कोई भी तरीका हो सकता है। मैं थोड़ा सा इसको और डिग आउट करना चाहता हूँ कि ऑटो सेक्टर में क्या ये ईवी वाला एक नया पेच आ गया है, ये आपको एक मुश्किल लगता है कि समझ में नहीं आ रहा कौन उसमें आगे जाए कौन पीछे जाएगा, या आपको लगता है कि इस ईवी की दौड़ में एंसिलरीज बाजी मार सकती हैं और जो ओईएम से पता नहीं कौन क्या कर पाएगा नहीं कर पाएगा, या तीसरी चीज़ आपको लगती है कि टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बदल रही, कल की जगह बैटरी की लिथियम की जगह कुछ और हो जाए, एल्युमिनियम की बैटरी हो जाए या कोई चिप साइज की बैटरी आ जाए, तो क्या कन्फ्यूजन क्या आप लोगों के दिमाग में? आई थिंक ईवी का जो आपने पॉइंट बोला वो काफी वैलिड है, और जैसे इंडिया में तो हमने देखा है कि काफी अच्छा एक्सेप्टेंस भी है ईवी का, और कंज्यूमर काफी स्मार्ट होता है, जहाँ पे उसको वैल्यू दिखती है वो वहाँ पे वो खरीद लेता है। तो अगर ईवी कल प्राइसेस और गिरते हैं तो ईवी का डिसरप्शन कैन बी अ मीनिंगफुल वन। ऑब्वियसली आपने जो एंसिलरी का पार्ट बोला, इनफैक्ट वी हैव द सिमिलर व्यू, सो वी हैव वन एंसिलरी प्रोबेबली। so you are right, I think because of this there are so many moving parts actually in auto, so that is why we are sort of taking a step back and saying ki okay, let it settle down probably, then I think we should take a call। ओके, तो ये एक दुविधा है कि कैसे इस सेक्टर को प्ले किया जाए। दूसरा, चूंकि इंडिया की इकोनॉमी को बड़ा कंज्यूमर ड्रिवन माना जाता है और है भी, तो उसमें अब कंज्यूमर की बड़ी भारी लोगों ने परिभाषा बना दी है कि कोई किसी को एफएमसीजी कंज्यूमर लगता है, मुझे लगता है कैपिटल गुड्स की जो एफएमईजी है वो भी एक कंज्यूमर सेक्टर है, क्विक रेस्टोरेंट भी एक कंज्यूमर सेक्टर है। तो ये जो कंज्यूमर का एक बड़ा सा अम्ब्रेला सेक्टर बन गया, इसको आप लोग कैसे प्ले करते हैं? तो हम लोग के पास 2-3 सॉर्ट ऑफ कंज्यूमर के सब सेक्टर्स है, डिस्क्रिशनरी है, नॉन डिस्क्रिशनरी है, रिटेल प्लेयर है। सो वी आर प्लेइंग थ्रू दोज कॉम्बिनेशन ऑफ दोज 2-3 सेक्टर्स। कंज्यूमर में अभी आई थिंक अगर आप देखोगे कि बिगेस्ट बेनिफिशियरी और द कमोडिटी प्राइसेस जब भी करेक्ट होंगे उनको वो बेनिफिट मिलेगा, बट नॉट नेसेसरी दे विल पास ऑन द एंटायर बेनिफिट टू कस्टमर्स, दे विल री इन्वेस्ट, वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेस्ट करेंगे, आपके एड स्पेंडिंग में इन्वेस्ट करेंगे, एंड दैट इज हाउ दे हैव डन इन द पास्ट आल्सो। तो जो प्राइसिंग पावर हम लोग बोलते हैं वो काफी स्ट्रांग है कंज्यूमर सेक्टर में, एंड नॉर्मली हमने देखा है जब भी बहुत हाई इन्फ्लेशन पीरियड आता है उसके बाद वी हैव सीन कि नॉर्मली इन्फ्लेशन के बाद नॉर्मली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन्फ्लेशन आल्सो विल कम डाउन, सो जो बेनिफिट उसके बाद जो प्ले आउट होता है टू कंज्यूमर सेक्टर इज
is quite healthy or decent. So we are playing it through these 2-3 names, and obviously valuation wise वो एक सेक्टर है जहाँ पे valuations are बहुत एक्सपेंसिव है. तो उस केस में हम लोग को वेट मैनेजमेंट, एक्सपोजर मैनेजमेंट काफी करना पड़ता है, एंड दैट इज हाउ वी मैन्यूवर आउट ऑफ दैट. हमें आजकल एक नया तरीका हम लोग भी सीख रहे हैं कि कंपनी को कैसे वैल्यू की जाए. तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग तो काम यही करते हैं, तो आप लोग ग्रास मर्चेंडाइज वैल्यू के आधार पे स्टॉक चुनते हैं आजकल, टोटल एड्रेसेबल मार्केट के आधार पे चुनते हैं, या पुराना ट्रेडिशनल तरीका कि नहीं मेरे को तो मल्टीपल ही देखने पे ही कितना चल रहा है, क्या कैसे चुनते हैं आजकल आप लोग कंपनी? सर वो पुरानी चीजें है, वो तो कभी वही चलती है. तो बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो आई थिंक वही मैटर करता है लाइफ में. लेकिन जहाँ पे मार्केट में फेजेस आएंगे जहाँ पे वो मैटर नहीं करता है, प्रोबेबली लास्ट ईयर वो फेज था, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स तो हम लोग को लग रहा है कि बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो पे ज्यादा फोकस करे तो वो बेटर रहेगा. तो मतलब जो नए चीजें आ रही उस पर आप लोग बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रख रहे हैं? दिलचस्पी नहीं, दिलचस्पी तो डेफिनेटली है, बट हम लोग उनको ही मॉनिटर कर रहे हैं कि कैसे वो बिजनेस कर पा रहे हैं. और अभी क्या होगा लिस्ट होने के बाद, तो पहले जब अनलिस्टेड थे तब काफी सारा उनको फंड कैपिटल अवेलेबिलिटी काफी बेटर था. अभी लिस्ट होने के बाद आपके ऊपर एक प्रेशर है कि आप कैपिटल एफिशिएंट बनो. तो वो बन पाते हैं कि नहीं, दैट इज समथिंग वी आर स्टिल नॉट श्योर. सो प्रोबेबली अनदर 3-4 क्वार्टर्स का थोड़ा ट्रेंड देखो बिजनेस का, कैसे लोग डिलीवर कर रहे हैं, एंड उसके बाद देखो हाउ थिंग्स विल पैन आउट फॉर देम. तो ये जो पूरा 10, 15, 20 या 3-4 दर्जन कम से कम कंपनीज आई होंगी, इसमें विदाउट नेमिंग की आप नाम मत लीजिएगा, कि आपको उसमें लगता है कोई है ठीक ठाक जो, या सब उसी फॉर्मेट पे आए थे कि सब वैल्यूएशन इतने रिच करके ले आओ, मैं तो इतने बड़े मार्केट को ट्रैक कर रहा हूँ? नहीं, आई थिंक ये जो आए थे लिस्टिंग उसमें डेफिनेटली 3-4 विल बिकम वेरी गुड कंपनीज, उसमें आई डोंट थिंक कुछ डाउट है. ऑल कंपनीज आर लेड बाय यंग, आई थिंक शार्प मैनेजमेंट, आई थिंक वो इशू नहीं है. बट एट दिस पॉइंट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि ये 3-4 कंपनीज कौन सी होगी. ये फिर कंफ्यूजन में कौन 3 होंगे वो हीरे. हाँ, तो क्या होता है हम लोग काफी सारा हाइंडसाइट एनालिसिस करते हैं, बट उसमें एक सर्वाइवरशिप बायस भी बहुत जबरदस्त होता है. तो हम लोग बोलते हैं कि अमेजोन देखो, अमेजोन ने सर्वाइव कर लिया, बट अमेजोन के साथ प्रोबेबली 60-70 कंपनी जो डूब भी गई होगी एक्चुअली. हाँ, तो 2001-2 में एक लूसेंट करके कंपनी हुआ करती थी, मतलब आई एम सेइंग देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स की वैसे. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि इन एडवांस नोबडी नोज कि व्हिच कंपनीज विल टर्न आउट टू बी अ बिग वंस. ऑब्वियसली जहाँ पे आपको थोड़ा कंफर्ट है, आप थोड़ा एक्सपोजर लेके उसके साथ चलते रहो, एंड इफ इट प्लेज आउट वेरी गुड फॉर द फंड्स आल्सो. सही बात है, सफलता की कहानी तो एक की लिखी जाती है, लेकिन उसके पीछे कितनी सारी असफल कहानियां हैं उस पर लोग ध्यान नहीं देते. और हम लोग म्यूचुअल फंड से हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि ये म्यूचुअल फंड ही बने रहे, या एंजल फंड या सीड फंड ना बने. बहुत सारे लोगों ने बन के गलती की है. तो हमारे जो निवेशक हैं उनको वो एडवेंचर शायद नहीं चाहिए, क्योंकि उनको सेफ रिटर्न चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए, और शो मी द मनी, दिस इज़ द मोटो. हमें बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छे से आपने चीज़ों को समझाया, और थॉट प्रोसेस आपका एकदम क्लियर है. तो जो भी दर्शक इस शो को देख रहे हैं और वो इस टाटा लार्ज कैप फंड को अपने विचार में रख सकते हैं खरीदारी करने के लिए, आप और भी इसमें पढ़िए, और भी लोगों से अपनी सलाह लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, और इस तरह के एक फंड में आप निवेश कर सकते हैं. हमें बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. देखते रहिए सीनरी से. थैंक यू सो मच सर. देखते रहिए सीनरी से आवाज़.